हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। कैसे हो आप सभी लोग? 9 जून 2025 है आज और कई दिनों के बाद वीडियो बन रही है। कारण मैंने आपको बताया था टेलीग्राम पर और बाकी प्लेटफॉर्म पर सोशल मीडिया के। लेकिन आपका जो भी छूटा हुआ है उसको हम पूरा कवर कराएंगे और आज दिन में ही हो सकता है सब कवर करा दिया जाए, नहीं तो एक दो दिनों में धीरे धीरे करके 2-3 वीडियो में पूरा पूरा कवर करा दिया जाएगा। आज वाला करंट अफेयर आज पहले देख लेते हैं, फिर आज वाला तो मतलब ये वाला रिदम सुबह वाला चलने देंगे। उसके बाद जो छूटा हुआ है उसका दिन में आज कवर करा देंगे, ठीक है ना। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग रिवीजन कर लेंगे। एक्चुअली में ये रिवीजन डाला गया है 8 का, यहाँ पर टीम द्वारा सब कुछ तो बनाया ही जा रहा था, मैं ही अवेलेबल नहीं था। तो ये 8 वाला अभी आप ऑनलाइनर देख लो, लेकिन 9 वाला करंट अफेयर आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो कल हम लोग आज जो शाम को पढ़ने वाले हैं, मतलब कि 8 तारीख का ये करंट अफेयर है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है फूड सेफ्टी साइंस एंड एक्शन के तहत। इस थीम के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया है। इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी आएगी और अब वीडियो बहुत तेजी से आएगी, हर प्रकार की वीडियो आएगी, ट्रेनिंग टॉपिक वाली भी और इसकी भी, ठीक है। जम्मू कश्मीर में हुआ चिनाब रेलवे ब्रिज आप जानते ही होंगे। एस महेंद्र देव ये पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा खींचन और मीनार आर्द्रभूमि, इन्हें रामसर आर्द्रभूमि की रामसर साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है और ये राजस्थान में स्थित है। टोटल अब संख्या 91 पहुंच चुकी है रामसर साइट्स की इंडिया में। इस पर हम लोग अभी आज शाम में डिस्कस करने वाले हैं डिटेल से। ये सब अभी ऑनलाइन देख लो, इसके बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद का सदस्य चुना गया है 2026 से 2028 तक के लिए भारत को। 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2028 तक होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी फ्लिपकार्ट को एनबीएफसी का लाइसेंस प्रदान कर दिया है और करोल नवरोकी इनको नियुक्त किया गया है पोलैंड का नया राष्ट्रपति। इसके अलावा एक नया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक्स चैट लॉन्च किया एलन मस्क ने। जैसे व्हाट्सएप चैट है, जैसे फेसबुक का मैसेंजर है, ठीक है ना, मतलब कि ये चैटिंग के लिए होता है जो वो प्लेटफॉर्म, ऐसे ही एक्स का यानी कि ट्विटर का लॉन्च किया गया है एक्स चैट एलन मस्क के द्वारा। भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नाम बदल करके एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी रखा गया है, ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया राजस्थान के द्वारा। आरबीआई ने रेपो रेट में एक बार फिर से कटौती की है, 5.5% पर अब रेपो रेट आ गया है, ठीक है ना। चलिए तो ये 12 क्वेश्चंस आज हम लोग दिन में देखेंगे वाले हैं। शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर से। तो पहला क्वेश्चन, 8 जून को कौन सा दिवस मनाया गया, यानी कि कल। कल साथियों 2 महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए, एक विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस और एक विश्व महासागर दिवस। उपरोक्त दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे और वर्ल्ड ओशियन डे दोनों ही इंपॉर्टेंट है। एक एक करके जानते हैं दोनों के बारे में। सबसे पहले वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे के बारे में। ट्यूमर क्या होता है? देखो, ट्यूमर समझ लो कि कैंसर का एक पूर्ववर्ती स्टेज है। पहले कोशिका, कैंसर के बारे में मैंने आपको बताया है ना, जब कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से अपने आप को ग्रो करने लगती हैं, अनकंट्रोलेबल तरीके से ग्रो करने लगती हैं, तब वो ट्यूमर बन जाता है। और वही ट्यूमर जब लंबे समय तक होना है वो बना रहता है, उसमें सड़न वगैरह होने लगती है, तो वो कैंसर कहलाता है, ठीक है। कोई भी अंग हो, हमारे शरीर में अरबों कोशिकाएं हैं। जब भी कोई कोशिका मरती है, क्षीण होती है, मतलब कोशिकाएं जन्म लेती रहती हैं, मरती रहती हैं, ये नॉर्मल सी बात है। अरबों कोशिकाएं हैं। जब कहीं पर चोट लगा, मान लो कहीं कट गया, वहां पर वो कोशिकाएं मान लो हटी, लेकिन देखते हो घाव जल्दी ही भर जाता है। क्यों? क्योंकि कोशिकाएं अपने आप को रीबिल्ड कर लेती है, वहां पर जनरेट कर लेती है दोबारा, तो त्वचा भर जाती है। ऐसे ही शरीर के अंदर भी बहुत सारी लाखों अरबों कोशिकाएं होती हैं। किसी किसी अंग में कभी क्या होता है कि कहीं पर कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं, ग्रो करने लगती हैं। अब यही चीज और वो आगे चलकर ट्यूमर बन जाता है, मतलब वो गांठ बन जाती है, उसे ट्यूमर कहते हैं। अब वही चीज मान लो मस्तिष्क में हो जाए, तब उसे ब्रेन ट्यूमर कहेंगे, ठीक है। तो ये ब्रेन ट्यूमर की बात हुई। अब इससे बचने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए, अगर मान लो ऐसी कोई तकलीफ आती है, ऐसा कुछ स्कैन में आता है, तो उसका किस प्रकार से इलाज कराया जाए, इसके लिए ये दिवस घोषित किया गया है, जिससे अवेयरनेस फैल सके। थीम क्या रखी गई है? इनोवेट, एजुकेट एंड सपोर्ट, एडवांसिंग ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल। ब्रेन हेल्थ जितना एडवांस होगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मस्तिष्क के बारे में और इसके ट्रीटमेंट के बारे में समझ सकेंगे, हमारे डॉक्टर्स, हमारी टेक्नोलॉजी ग्रो हो सकेगी, उतना ही अच्छे से सपोर्ट मिल पाएगा। तो यही थीम है। 8 जून 2000 को विश्व स्तर पर ये मनाए जाने की शुरुआत हुई है, ठीक है, बात समझ में आई। अब बात करते हैं वर्ल्ड ओशियन डे की, विश्व महासागर दिवस।
आप जानते हो पृथ्वी पर 70% से ज़्यादा हिस्सा, यानी कि पृथ्वी का 1/3 से ज़्यादा हिस्सा ओशियंस की वजह से, महासागर की वजह से ढका हुआ है। महासागर सिर्फ ना आपको मतलब जल के बारे में केवल मतलब कि पृथ्वी का संतुलन बनाए रखने के लिए या ठंडा रखने के लिए काम आते हैं, बल्कि ये पूरा का पूरा एक प्रकार से समझ लो जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। अगर महासागर ना होते तो जीवन संभव नहीं था। मतलब महासागर ऐसा नहीं कि धरती के अंदर जो पानी है केवल वो रहता तभी भी हम लोग जी लेते, नहीं। महासागर का भी उतना ही योगदान है जितना पर्यावरण में पेड़ पौधों का और बाकी चीज़ों का है। क्यों? ये भी ऑक्सीजन साथियों जनरेट करते हैं। जी हाँ, 50% हाँ ऑक्सीजन का जो उत्पादन होता है वो ओशियन से होता है। ऑक्सीजन, वही ऑक्सीजन जो पेड़ पौधे भी देते हैं, वही महासागर भी देते हैं। इसके अलावा यहीं से साथियों जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो ये गर्म बनकर जलवाष्प बनकर के उड़ता है और वही जाकर बादल बनता है और उसके बाद फिर वर्षा का चक्र चलता है। तो मतलब पानी का जो बारिश होता है, इससे पीछे भी कारण यही है, ओशियन है। ओशियन जो है ये जलीय पूरा का पूरा इकोसिस्टम बनाए रखने में, वाटर इकोसिस्टम बनाए रखने में भी मददगार होता है। जल चक्र कह सकते हैं, ठीक है ना। इस पर भी बहुत सारे देशों की इकोनॉमी टिकी होती है। तो ओशियंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन एक बात और है, 70% पानी तो है पृथ्वी पर, लेकिन क्या सब पीने योग्य है, सब यूजेबल है? नहीं। केवल 1 से 2% हिस्सा ही ताज़ा पानी है या कहें पीने योग्य पानी है पूरी पृथ्वी पर। 1 से 2%, कहीं कहीं पर आपको 2% मिलेगा, कहीं कहीं पर आपको 1% मिलेगा। ये कौन सा पानी है? ये ताज़ा पानी है, मीठा पानी है या पीने योग्य पानी है? ये वो पानी है जो ग्लेशियर से पिघलते हैं और उसके बाद आते हैं, तो जो हम लोग पीने योग्य पाते हैं, ठीक है ना, या जो बोरिंग वगैरह से निकालते हैं, ठीक है। तो ये पीने योग्य है। बाकी जो है वो खारा पानी है, समुद्र का पानी खारा होता है। तो 5 दिसंबर सन 2008 से इसको घोषित किया गया संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, महासभा के द्वारा, अब से ये मनाया जाएगा। ओके, अब ये तो हुआ वर्ल्ड ओशियन डे। एक होता है विश्व समुद्री दिवस, ध्यान रखना, विश्व समुद्री दिवस भी याद रखना। तो विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? ये विश्व महासागर दिवस है। विश्व समुद्री दिवस जो है ये लास्ट लास्ट थर्सडे ऑफ सितंबर मंथ, ठीक है ना, सितंबर महीने के लास्ट गुरुवार को मनाया जाता है। एक होता है राष्ट्रीय समुद्री दिवस, राष्ट्रीय समुद्री दिवस, समुद्री दिवस, ये कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाते हैं 5 अप्रैल को। कब? 5 अप्रैल को। याद रहेगा तीनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसकी शुरुआत कब से हुई थी? अवधारणा कब लाई गई थी? शुरुआत तो 2008 में की गई, अवधारणा लाई गई थी 1992 में, रियो सम्मेलन में। रियो पृथ्वी सम्मेलन में आपको कई बार बता चुका हूँ, रियो de जेनेरियो ब्राजील में हुआ था पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है। चलिए अगला, हाल ही में चौथे भारत मध्य एशिया संवाद 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? भारत मध्य एशिया संवाद 2025, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। ये चौथा संस्करण था, भारत में ही आयोजित हुआ। भारत और इंडिया और मिडिल ईस्ट एशियन कंट्रीज के बीच में ये था डायलॉग, ठीक है ना। तो नई दिल्ली में हुआ, एस जयशंकर साहब इसने भारत का प्रतिनिधित्व किए। 6 जून 2025 को ये हुआ। दिसंबर 2021 में भारत में नई दिल्ली, इससे पहले इसका आयोजन तीसरा वाला टर्म का किया था, अब चौथा वाला अब जाकर 2025 में हो रहा है, ठीक है। इसमें 5 मध्य एशियाई देश यानी मिडिल ईस्ट कंट्रीज थी, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिज गणराज्य या कहें किर्गिस्तान, ठीक है। तो ये इसमें शामिल था। आगे अभी मैं आपको वर्ल्ड मैप में दिखाऊंगा मिडिल ईस्ट कहाँ पर, एशिया कहाँ पर है। नई दिल्ली में भारतीय भाषा अनुभाग का उद्घाटन किसने किया? भारतीय भाषा अनुभाग या कहें इंडियन लैंग्वेज सेक्शन, इसका उद्घाटन अभी गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने यहाँ पर देखिए लॉन्च किया इंडियन लैंग्वेज सेक्शन टू फ्री एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम फॉरेन लैंग्वेज इन्फ्लुएंस। भारत का उद्देश्य रहा है पिछले कुछ सालों में कि जो भी कॉलोनियल माइंडसेट है उनको धीरे धीरे रिमूव किया जाए। इसी टर्म में आपने देखा बहुत सारे नाम बदले जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों के जो जो पुरानी धारणाएं थी वो चेंज की जा रही हैं। अंग्रेजों के टाइम से जो पद थे, यहाँ तक कि जो आईपीसी धाराएं वगैरह थी वो सब भी चेंज की गई, बहुत सारी चीज़ें चेंज की गई, ठीक है। तो इसी तर्ज में यहाँ पर भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए भारतीय भाषा अनुभाग भी शुरू किया गया है, BBA। इसको हिंदी में ही पढ़ेंगे, भारतीय भाषा अनुभाग, ठीक है, इंडियन लैंग्वेज सेक्शन मत पढ़ना। खैर
तो इसका उद्देश्य मैंने आपको बता दिया, भारत की भाषाई विविधता के माध्यम से एकता को मजबूत करने की दिशा में हुआ है। आप जानते हो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, जब मूल संविधान में पूछा जाएगा तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और 14 ही राज्य थे। ठीक है, मूल संविधान में भारत में 14 राज्य की अवधारणा पेश की गई थी, मतलब उस टाइम पर 14 राज्य थे। धीरे धीरे राज्य टूटते गए और आज संख्या 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी है। और उसी टाइम पर मूल संविधान में ही 8वीं अनुसूची में केवल 14 भाषाओं का उल्लेख था। अनुसूचियां भी 8 ही थी, अनुसूचियां भी बाद में जुड़ना शुरू हुई, 12 अनुसूचियां भी है। 8 अनुसूचियां थी और 14 लैंग्वेज थे, लेकिन अब वर्तमान में 8 अनुसूचियां और 22 लैंग्वेज हैं। 12 अनुसूचियां हैं और 22 लैंग्वेज। एक और जरूरी बात देखिए, एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, एग्जाम में क्या कुछ पूछा जा रहा है और कम समय में उसमें से कौन सा ऐसा टॉपिक है जहां से रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, उस पर मैं वीडियो देने वाला हूं जल्दी। अब आ गया हूं वापस, तो उस पर वीडियोज आएंगी। लेकिन आप क्या रेडी हैं एग्जाम के लिए? आप अपने आप को परख रहे हैं कि नहीं परख रहे हैं? आपके लिए डेली मॉक टेस्ट कराया जा रहा है फ्री में, बिल्कुल, एमजेटी ऐप पर, जीएस सेक्शन मजबूत कराने के लिए। आप जाइए, डेली का डेली इस मॉक टेस्ट को सॉल्व कीजिए। अब तक लगभग 10 से ज़्यादा मॉक टेस्ट आ चुके हैं, तो आप जा करके उनको सॉल्व कीजिए। बिल्कुल फ्री मॉक टेस्ट है, रजिस्ट्रेशन कीजिए और उसके बाद से उसमें जितने भी मॉक टेस्ट दिए गए हैं जीके जीएस के एक्सप्लेनेशन भी हैं उसमें, उसको सॉल्व कीजिए, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि जीएस किस प्रकार से आ रहा है और किस प्रकार से आता है, साथ ही साथ में आपका कितना तैयार है। और जो अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस, उनको भी मैं आगे आने वाले दिनों में मॉक टेस्ट में डलवाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो जिससे आपको लेटेस्ट टाइप का पैटर्न और भी पता लग पाएगा अच्छे से। वैसे तो पूरा पैटर्न पर ही आधारित है, लेकिन जो अभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको भी मैं उसमें डलवाऊंगा, तो इससे ये पता चलेगा कि वो जो पूछा जा रहा है वो आप कर पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, तो आप जाओ मॉक टेस्ट उसको सॉल्व करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एमजेटी ऐप पर जाना, वहीं पर मिलेगा। चलिए, 2025 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में कितने देश चुने गए? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूएनएससी, इसके बारे में मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूं। यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल। आप जानते हैं इसमें 15 सदस्य होते हैं। कई कई बार इसमें लोग गलती से 5 सदस्य ही बोल देते हैं, नहीं, इसमें 15 सदस्य होते हैं। 5 जो होते हैं ये अस्थाई सदस्य हैं, यानी कि परमानेंट मेंबर है, और 10 इसके सदस्य जो होते हैं ये अस्थाई सदस्य होते हैं या नॉन परमानेंट सदस्य होते हैं, अस्थाई। अब 5 जो अस्थाई हैं वो तो फिक्स हैं, उनके पास वीटो पावर है। कोई भी कितना भी बड़ा देश आ जाए, कोई भी कितना भी बड़ा रिजोल्यूशन लेकर आ जाए, अगर ये पांचों की सहमति नहीं होगी तो यूएन उसे पास नहीं करा सकता है। ये कर दिए वीटो तो वो हो गया कैंसिल। ठीक है, 5 अस्थायी सदस्य जो दो देश हैं, इनकी नियुक्ति हर साल 2-2 वर्ष के लिए होती है, 2-2 वर्ष के लिए होती है, और ये 5-5 करके चुने जाते हैं, मतलब 5 इधर 5 इधर, एक बार रोटेशन वाइज होता है कि मतलब 5 चुने गए तो वो 2 साल के कार्यकाल के लिए रहेंगे, फिर अगली साल फिर 5 चुने गए जाएंगे तो वो फिर 2 साल के लिए रहेंगे, ऐसे ऐसे रोटेशन वाइज चलता है। ठीक है ना, ठीक वैसे ही जैसे अपने राज्यसभा में रहता है, मतलब ये वाले 5 जो आए हैं ये तब जाएंगे, ये वाले 5 जो आए हैं ये तब जाएंगे, ये वाले 5 जो आएंगे ये तब जाएंगे, तो रोटेशन वाइज चलता है, गैप गैप पर, एक एक साल के, लेकिन कार्यकाल 2-2 साल का सबका होता है। तो टोटल 10 अस्थाई, 5 अस्थाई, टोटल 15 सदस्य यूएनएससी, जो कि है यूएन का ही एक हिस्सा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके 6 अंग हैं और उस 6 अंग में एक अंग है यूएनएससी। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, तो अभी क्या हुआ है कि अस्थायी सदस्य में कितने देश चुने गए, तो कितने चुने जाएंगे? हमेशा 5। हमेशा कितने चुने जाएंगे? 5, है ना। मैंने आपको बताया हर साल 5-5 चुने जाते हैं 2-2 साल के कार्यकाल के लिए। तो अभी वो 5 कौन कौन से चुने गए हैं उनको देख लेते हैं। तो इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2027 तक रहने वाला है, यानी 2 वर्ष के लिए रहने वाला है। और इसमें 5 देश हैं, लातविया, बहरीन, कोलंबिया, लाइबेरिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ये 5 हैं। इसमें लातविया जो है ये पहली बार इसमें चुना गया है, आज तक के इतिहास में ये लातविया कभी शामिल नहीं हुआ था। अब कार्यकाल किसका समाप्त हुआ, मतलब किसकी जगह पर आए हैं, कौन गया, कौन जाएगा, तब आएंगे। दिसंबर 2025 में जाएंगे, 1 जनवरी से कार्यकाल शुरू होगा। तो जाएंगे कौन कौन? अल्जीरिया, गुयाना, दक्षिण कोरिया, सियरा लियोन और स्लोवेनिया। लेकिन दूसरा वाला जो है, मतलब कि अभी 5 हैं कौन? ये 5 तो नए आए हैं, 5 पहले से होंगे, ठीक है, तभी तो पूरा 10 होगा। तो 5 अभी पहले से कौन कौन है? डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान
और पनामा सोमालिया। आपने पिछले दिनों में कई बार मुझसे चर्चा करते हुए सुना होगा कि पाकिस्तान जो है यूएनएससी में ये रिजोल्यूशन ला रहा है ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ, मतलब वहां पर आवाज उठाने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि अभी वो मेंबर है, अभी उसकी बारी है, ठीक है ना। इससे पहले भारत भी आया था, ठीक है। ये रोटेशन वाइज चलता रहता है, देशों को शामिल करते रहते हैं क्योंकि भारत भी अस्थायी है। खैर, बाकी सब मैं आपको बता चुका हूं। आगे बढ़ते हैं। 51वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 51st G7 समिट इस बार होगी साथियों कनाडा में। कनाडा में होगी G7 समिट, ग्रुप ऑफ 7 जिसे G7 कहते हैं। इसमें पहले रसिया भी हुआ करता था, तब ये ग्रुप ऑफ 8 था, यानी G8 था। 2014 में क्रीमिया पर जब रसिया ने कब्जा किया तो फिर रसिया को हटा दिया गया, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, आगे भी पूछा जाएगा। तो रसिया को बाहर कर दिया गया G8 से। G7 फिर बना कब? 2014 में, ये बात ध्यान रखना। G7 में जो G7 है दुनिया की उस टाइम पर जब स्थापित हुआ था 1973 में, तब जो टॉप इकोनॉमीज थी उनका ग्रुप बनाया गया था। हालांकि अब इनमें से कुछ ही देश हैं जो टॉप इकोनॉमी में शामिल हैं, बाकी सब बाहर हो चुके हैं, है ना। और अब इंडिया भी टॉप इकोनॉमी में, टॉप 5 इकोनॉमी में शामिल है, लेकिन अभी इंडिया G7 का हिस्सा नहीं है। लेकिन जब इसकी मीटिंग होती है तो इंडिया को इनवाइट किया जाता है एज ए गेस्ट, ठीक है। भारत इसमें ऑफर दिया गया था, ऐसा नहीं था कि ऑफर नहीं दिया गया। भारत को ऑफर दिया गया शामिल हो जाओ, लेकिन भारत शामिल नहीं हुआ। ना ही इसमें चीन शामिल है, ठीक है। तो 15 से 17 जून तक होने वाला है G7 का समिट। 51वां संस्करण होगा और ये कनाडा के अल्बर्टा में आयोजित होने वाला है। और इस बार देखिए 50वीं वर्षगांठ मना रहा है, क्योंकि 51वां समिट है, 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, भारत, इंडोनेशिया, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, यूक्रेन, इनको एज ए गेस्ट इनवाइट किया गया है। G7 की स्थापना 1973 में हुई थी। यूके, यूएसए, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली और जापान ये इसके सदस्य हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और एक ईयू, यानी 7 देश हैं और एक संगठन, ठीक वैसे ही जैसे G20 में है। G20 में 18 सदस्य 19 देश हैं, एक दो संगठन है। कौन कौन सा? एक तो यूरोपियन यूनियन भी है G20 में, और एक अब अफ्रीकन यूनियन भी जुड़ गया है जब से भारत ने कराया है। तो दो संगठन है G20 में। अब G20 को G21 भी कह सकते हो। दो संगठन है और 19 देश हैं। इसमें 7 देश हैं और एक संगठन है, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। पिछली बार इटली में आयोजन हुआ था G7 का। किस देश को पछाड़कर जर्मनी 34 वर्षों के बाद दुनिया का शीर्ष ऋणदाता देश बन गया है? तो जर्मनी ने जापान को पीछे छोड़ दिया है ऋणदाता होने के टर्म में, यानी कि लेंडर के मामले में। जो ऋणदाता मतलब कि जो लोन प्रोवाइडर होते हैं, आप आसान भाषा में समझो। तो लोन प्रोवाइडर के मामले में जापान को पीछे छोड़ दिया है जर्मनी ने। लोन प्रोवाइड कौन करेगा? जो ज़्यादा बड़ा इकोनॉमी होगा, जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा। कुछ लोग होते हैं पैसा बचा कर रखते हैं, कुछ लोग होते हैं दान बहुत ज़्यादा करते हैं, है ना। जैसे आप एग्जाम्पल भारत में कंपनीज को देख लो, टाटा ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा डोनेशन करता है, और भी जैसे विप्रो है ये सब बहुत ज़्यादा डोनेशन करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज उतना डोनेशन नहीं करती है। ऐसे ही यहाँ पर भी है। अमेरिका, चाइना ये सब तो टॉप, इससे भी ज़्यादा ऊपर की इकोनॉमी है, लेकिन सबसे ज़्यादा डोनेशन की बात आती है जब डोनेशन नहीं सॉरी लोन प्रोवाइडर की बात आती है, तो उसमें जर्मनी अब टॉप पर आ गया है। पहले जापान टॉप पर हुआ करता था। आप आर्टिकल में देख पाओगे, जापान लूजेज वर्ल्ड टॉप क्रेडिट स्पॉट टू जर्मनी आफ्टर 34 ईयर। तो 34 साल के बाद जापान जो है ये पीछे हो गया है जर्मनी से। 1990 के बाद पहली बार जापान को पीछे छोड़ा है जर्मनी ने, टॉप लेंडिंग के मामले में, ऋणदाता के मामले में। ओके, अच्छा एक चीज और याद रखना, टॉप 5 इकोनॉमीज में दोनों ही देश शामिल है। सबसे ऊपर यूएसए है, अमेरिका की इकोनॉमी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। फिर चाइना है, और उसके बाद तीसरे नंबर पर आज के टाइम पर जर्मनी ही आता है, ठीक है, जर्मनी ही आता है। इसके बाद जापान का नंबर आता है, और उसके बाद है अपना प्यारा भारत, ठीक है ना। तो 5वें नंबर पर हम लोग सबसे बड़ी इकोनॉमी है, ये भी ध्यान रखना है आपको। जर्मनी कहाँ पर है वर्ल्ड मैप में? आप देखिए, ये रहा अपना प्यारा भारत, और अभी जो मैंने आपको बताया ना मिडिल ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट एशिया के देश यही हैं, ठीक है ना। इन्हें मिडिल ईस्ट एशियन कंट्रीज कहते हैं, ठीक है। इसे इसे भी ले लो इतना, ये मिडिल ईस्ट एशियन कंट्रीज कहलाती हैं। इधर अगर देखोगे तो वो दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं, यानी कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, और ये साउथ एशियन कंट्रीज कहलाती हैं, ठीक है। एशिया में ही आप ये सब देखो। अच्छा, इधर आते हैं यूरोप में। यूरोप में आपको यहाँ पर देश दिख जाएगा बड़ा सा, ये है जर्मनी, ठीक है। भारत वहाँ पर है, यूरोप में जर्मनी यहाँ पर है। जापान कहाँ पर है? जापान इधर चाइना के बगल में, अभी मैप में आपको नहीं दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में डिटॉल ने किसको आईसी कूल पर्सन केयर रेंज का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो आईसी कूल पर्सनल केयर रेंज का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है जो सबसे कूल खिलाड़ी हैं MS धोनी, उनको, ठीक है ना। कैप्टन कूल को बना दिया गया है, बी कैप्टन कूल विद डिटॉल आइस कूल। तो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है प्रमोशन के लिए, इनकी ब्रांडिंग ये करेंगे, ब्रांडिंग प्रमोशन करेंगे, ठीक है। कैप्टन कूल के नाम से भी प्रसिद्ध है, आप जानते हो। अगला, जून 2025 में किसको सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद का पुरस्कार मिला? तो सबसे अधिक प्रभावशाली या कहीं सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद का पुरस्कार मिला है आचार्य प्रशांत को। आचार्य प्रशांत को आपने देखा भी होगा यूट्यूब वगैरह पर, उनको पहचानते भी होंगे। तो इनको अभी ये अवार्ड मिला है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के अवसर पर। ये अवार्ड इनको इनकी पहल ऑपरेशन 2030 के लिए मिला है। इन्होंने पर्यावरण के दिवस के अवसर पर जलवायु की जो आपात स्थिति है उस पर अवेयरनेस फैलाने के लिए, ये युवाओं को शिक्षित करने के लिए ये पहल शुरू की है ऑपरेशन 2030। इस पहल के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। एक ये प्रसिद्ध दार्शनिक और लेखक हैं आचार्य प्रशांत, ठीक है। किसके द्वारा दिया गया? ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा। किसके द्वारा? ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा। अगला, हाल ही में पीयूष चावला ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा की। ये निम्न में से क्या थे? पीयूष चावला ये वैसे तो गेंदबाज थे, कभी कभी ऑलराउंडर वाला भी काम कर लेते थे, लेकिन ठीक है, गेंदबाज ज्यादा मुख्य रूप से थे। तो इन्होंने क्रिकेट से सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है, रिटायरमेंट ले लिया है। हालांकि काफी लंबे समय से ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का हिस्सा नहीं थे, खेल नहीं रहे थे, लेकिन ये अब संन्यास ले लिए। 2011 की विनिंग टीम थी इंडिया वाली, उसमें भी ये शामिल थे। 2007 की जो विनिंग टीम थी इंडिया की T20 वर्ल्ड कप जब हम लोगों ने जीता था, उसमें भी ये हिस्सा रहे थे। बाकी कुछ खास नहीं है, मतलब आप बहुत ज़्यादा ऐसा रिकॉर्ड्स वगैरह नहीं है इनके नाम जिनको आपको याद करना है। मई 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसने जीता? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ आप जानते हो हर महीने दिए जाते हैं। मई महीने के लिए किसे दिया गया है? मोहम्मद वसीम को और क्लो ट्रायोन को। मोहम्मद वसीम और क्लो ट्रायोन, ये आपको दिख रहे हैं, ये दोनों, ये यूएई के बल्लेबाज हैं और ये दक्षिण अफ्रीका की ऑलराउंडर हैं, ठीक है ना। तो दोनों के बारे में आप देख लीजिए। ये आईसीसी मेन के लिए दिया जाता है, आईसीसी विमेन के लिए। जो पिछले महीने बेहतरीन प्रदर्शन किया रहता है, मतलब मई मंथ में अगर बेहतरीन प्रदर्शन किए हैं तो जून मंथ के सेकेंड वीक में अनाउंस कर दिया जाता है इसका अवार्ड वोटिंग के आधार पर, ठीक है। तो मोहम्मद वसीम यूएई के बल्लेबाज और क्लो ट्रायोन दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर, इन दोनों को इस बार के लिए दिया गया है, ठीक है। जनवरी 2021 से इसकी शुरुआत हुई थी। आगे, तो ये थे साथियों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन। ये सफलता 4.0 बैच में आज से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, आ गए हैं, उसमें भी क्लासेस चलेगी। 2 क्लासेस पर डे चल रही है, जिनको ज्वाइन करना है अभी भी ज्वाइन कर सकते। क्वेश्चन ऑफ द डे की चर्चा कर लेते हैं। आज आपको बताना है एशिया के किस देश में रामसर आर्द्रभूमि स्थलों की अधिकतम संख्या है? भारत के किस देश में सबसे ज्यादा रामसर साइट है? आप बताइएगा रिसर्च करके। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च पुल किस नदी पर बनाया गया है? ये भी बताइएगा कमेंट करके। अभी जो रेलवे ब्रिज बना हुआ है जिसकी खूब चर्चाएं चल रही हैं, ये किस नदी पर बना है, कहाँ पर बना है, कमेंट करके बताइएगा। इस पर मैं आपको डेडिकेटेड रूप से एक वीडियो तो दूंगा ही, क्योंकि ये इंजीनियरिंग का नायाब नमूना है, तो इस पर भी हम लोग देखेंगे, चर्चा करेंगे। खैर, इतना ही वीडियो में रखते हैं, आपसे वीडियो क्लासेस आपको कंटिन्यूसली मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।